नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है हमारा आज का कार्यक्रम रचना धर्मिता उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर। रचना धर्मिता के आज के इस कार्यक्रम में रीवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ थोड़ी देर में यहाँ उपस्थित होंगे प्रतिष्ठित नाटककार श्री योगेश त्रिपाठी। सबसे पहले हम उनको इस मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं, श्री योगेश त्रिपाठी को। नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्कार। नमस्कार राणा साहब। नमस्कार। नमस्कार। आपका उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर रचना धर्मिता कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए, रीवा का कैसा मौसम है आजकल? बहुत ठंड तो पड़ती है, वैसे दिल्ली में तो बहुत ठंड है। अब देखिए ना, मैं कश्मीर का जो एक ट्रेडिशनल पोशाक है फिरन, वो पहन के मैं बैठा हूँ। इतनी ठंड यहाँ पर पड़ी है, बहुत ज्यादा ठंड है। तो मैंने कहा क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए। तो रीवा का क्या हाल है? रीवा का क्या हाल है? रीवा में भी लगभग वैसे ही हाल है। और अभी परसों तक 2-3 दिन तो बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ी। अभी कल और आज कुछ ठीक है। बहरहाल इस समय पीक पर ही है ठंड, ऐसा लग रहा है। ये ठंड तो बहुत है। और मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूंगा, श्री योगेश त्रिपाठी जो आपके समक्ष हैं इस समय मेरे साथ रचना धर्मिता कार्यक्रम में, मैं संक्षिप्त में आपके बारे में बताना चाहूंगा। बाकी तो विस्तार से योगेश जी आपसे ही बात करेंगे। श्री योगेश त्रिपाठी एक प्रतिष्ठित नाटककार हैं जिन्होंने आकाशवाणी के लिए, रेडियो के लिए और रंगमंच के लिए बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जिनमें बहुत सारे नाटक आपके बहुत ही चर्चित भी रहे हैं। मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूंगा, 2002 में मुझे अमृता चाहिए, 2011 में केशव लीला राम रंगीला और 2018 में चौथी सिगरेट, इन 3 नाटकों पर आपको 3 बार मोहन राकेश पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने आकाशवाणी के लिए बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जिनमें से कुछ नाटकों को जो आकाशवाणी से अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित हुए हैं, उनको जो आकाशवाणी पुरस्कार, जो हमारा वार्षिक पुरस्कार योजना है, उसमें आपको 2002 में शत्रुगंध पर और 2016 में आपको लकड़ी का पुल पर पुरस्कृत किया जा चुका है। तो योगेश जी, आज हम पहले शुरुआत करते हैं आपके मतलब बचपन से, यानी कहाँ पर आपका जन्म हुआ है और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। और साथ में अपने मित्रों को ये भी बताइए कि पारिवारिक क्या परिवेश था, किस तरह से आपको ये नाटक वगैरह लिखने की प्रेरणा मिली। रैना जी, जो मेरा ये शहर है रीवा, या मातृभूमि कहिए, ये इलाहाबाद से 120 किलोमीटर मध्य प्रदेश की ओर है। तो एक तरह से बॉर्डर का जिला है। और यहीं पर एक तहसील है त्योंथर, उसमें एक गांव है जिसका नाम है बड़ा गांव। वहीं मेरा जन्म हुआ और पूरी शिक्षा जो मेरी हुई है वो यहीं पे रीवा में हुई है। रीवा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो और शिक्षा के बाद मुझे बैंक में नौकरी मिल गई। तो नौकरी भी थ्रू आउट मेरी यहीं गुजरी है। कुछ ऐसी पारिवारिक परेशानियां और बंदिशें थीं कि मैंने प्रमोशन वगैरह नहीं लिया और मेरा रुझान इस तरफ लेखन तरफ वगैरह था। तो फिर
पूरी नौकरी यहीं गुजरी और अभी हाल में 2019 में मैं बैंक से रिटायर भी हुआ। तो मेरी शिक्षा यूं कहिए कि अ, सरकारी स्कूल में हुई। उस समय कोई प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हुआ नहीं करते थे, ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे। फिर मैं साइंस ग्रेजुएट हुआ और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, जूलॉजी से एमएससी किया। और फिर उसके बाद मैंने लॉ में एडमिशन लिया, लॉ ग्रेजुएट हुआ। इसी बीच में नौकरी भी लग गई थी और नौकरी के दौरान ही मैंने हिंदी से एमए किया। क्या तो बात है। चूंकि चूंकि ये नाटक वगैरह से रुझान हुआ, मेरा आकाशवाणी की देन है ये। दरअसल बचपन में मुझे याद आता है कि जब मैं 9वीं 10वीं 11वीं ऐसे स्कूल में था, तो उस समय मैं रेडियो पर बीबीसी लंदन और आकाशवाणी के जो बाहर के प्रोग्राम्स, चूंकि यहाँ लोकल खुला हुआ नहीं था, आकाशवाणी केंद्र उस समय नहीं था, तो श्रीलंका रेडियो श्रीलंका और ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू सर्विस और ये सब प्रोग्राम्स में काफी सुना करता था। तो पता नहीं क्यों ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बचपन से ही मेरा एक रुझान था रेडियो सुनने का। और उसमें खासकर जो प्रस्तुतकर्ता लोग थे, अनाउंसर्स, उनके बोलने का ढंग, उनका मैं फैन हुआ करता था। तो ये एक रेडियो से मेरी ही कहिए कि साहित्यिक रुझान या कि कलात्मक रुझान रेडियो की ही देन है। उसके बाद यहाँ पे 77 में आकाशवाणी केंद्र खुला, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसमें एंट्री पाऊं किसी तरीके से। और लेकिन मेरे जो आसपास के कोई मित्र, ऐसा भी नहीं था कि मेरे कला से जुड़े हुए मेरे कोई मित्र थे यहाँ पे। आकाशवाणी में कौन लोग हैं ये भी मुझे नहीं मालूम था। तो उसी वक्त कैजुअल अनाउंसर्स का यहाँ पे एक टेस्ट हुआ। अच्छा, तो टेस्ट में, आपने हाँ जी, अनाउंसमेंट के लिए भी उसमें बहुत बढ़िया। जी जी कोशिश की जी थी, जी पर हुआ नहीं जी जी। था। हुआ नहीं था। और हाँ, रिटर्न टेस्ट कर मैंने नहीं, क्या क्वालिफाई कारण किया। क्या रहा? कारण क्या रहा? आवाज ठीक नहीं थी या रिटन टेस्ट में आपने क्वालिफाई नहीं, नहीं किया? नहीं, रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई किया। उसके बाद वॉइस टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, और फिर उसके बाद इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन कैजुअल अनाउंसर के लिए नहीं, कैजुअल कंपेयर के लिए, बघेली में। यहाँ की जो लोकल डायलेक्ट है वो है बघेली। बघेली अच्छा। अवधी से मिलती जुलती है जी जी काफी जी। हद तक। तो उसमें कैजुअल कंपेयर के लिए सिलेक्शन हो गया मेरा। लेकिन बहुत दिनों तक कॉल नहीं आया। उसके बाद 1-2 साल बाद कॉल आया पहली बार, तो फिर मैं गया और फिर तब से शुरू हुआ। तो करीबन 30-40 साल तक, 39 ईयर्स तक लगभग, मैंने वहाँ कैजुअल कंपेयरिंग की चौपाल में। इसी बीच में वहाँ देखा कि रेडियो नाटक लिए जाते हैं, स्क्रिप्ट आमंत्रित की जाती हैं। तो मुझे भी एक बार मौका मिला, तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट मैंने लिखी, प्रोत्साहन मिला। फिर उसके बाद रेडियो नाटक लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पर चूंकि उस समय रंगमंच की गतिविधियां नहीं होती थी, रीवा में होती भी थी तो साल 2 साल में एक आध बार कहीं हो गई, वो भी कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो इस तरह की गतिविधियां नहीं होती थी। तो रंगमंच तो दूर की बात थी, बहुत दूर की बात थी। और टीवी वगैरह में भी रंगमंच का कुछ आता नहीं था, दिखता नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन था उस वक्त। तो रेडियो से ही हम लोग अपनी कलात्मक जो प्यास है वो बुझाया करते थे। तो रेडियो स्टेशन में नाटक बना करते थे। उसमें रेडियो ऑडिशन हुआ, ड्रामा ऑडिशन, तो उसमें भी मैं पास हुआ। फिर ड्रामा में जुड़ने लगा। तो रैना साहब, जब बाहरी लोगों से कुछ संपर्क हुआ, ऐसा लगा कि मुझे मंच के लिए भी नाटक लिखना चाहिए। क्या बात है। तो जब मंचीय नाटक लिखने की बात हुई,
तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने रेडियो नाटकों को मंची नाटकों में कन्वर्ट करूं। तो सबसे बड़ी समस्या होती थी कि ये नाटक मेरे आधे घंटे के हैं, इनको मैं 1.5 घंटे का और 2 घंटे का कैसे बनाऊं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती थी। मतलब नाटकों का मैं विस्तार नहीं कर पाता था। बहुत दिनों बाद जब एक वर्कशॉप हुई थी जो हबीब तनवीर साहब ने भोपाल में आयोजित की थी, उनके डायरेक्शन में हो रही थी वर्कशॉप नाट्य क्या लेखन के बात है। लिए। तो तब तक मेरी दूसरी किताब छप चुकी थी। पहली किताब जो थी वो तो एक लघु नाट्य संग्रह था, कागज पर लिखी मौत। उसके बाद ये हस्ताक्षर करके एक दूसरी किताब मेरी पब्लिश हो चुकी थी। और हबीब साहब से मेरा कोई ऐसा खास परिचय नहीं था, लेकिन उनको मैंने उसको उनको समर्पित की थी उस पुस्तक को। तो उनका एड्रेस ढूंढ के उनके पते पर मैंने भेज दिया था, और उस नाटक को उन्होंने पढ़ा था, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया था उन्होंने। तो मैंने यही सोचा कि वो बड़े आदमी हैं और नाटक इस लेवल का नहीं होगा कि वो मुझे कोई रिस्पांस दें। ठीक है। काफी दिनों बाद जब वहाँ वर्कशॉप आयोजित की गई स्टेट गवर्नमेंट की कला परिषद की ओर से, तो वहां से मुझे एक कॉल आया। मैं ऑफिस में था। कॉल आया कि मैं उस वर्कशॉप को अटेंड करूं। तो हमने कहा कि मैं तो बैंक एम्प्लॉय हूं और ये 15 दिनों की वर्कशॉप। कि नहीं नहीं, हबीब साहब चाहते हैं कि आप आए यहाँ पे। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद आश्चर्य की बात थी कि हबीब साहब चाहते हैं कि मैं आऊं वहां पे, जबकि मेरा कोई परिचय नहीं था। हाँ, बस इतना ये था कि मैंने उनको किताब भेज रखी थी। तो जी फिर जी। तो वहां से फिर आखिरकार मैं वहां गया। गया तो हबीब साहब ने सबसे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन लिया, तो मैंने भी दिया। उन्होंने कहा, योगेश, तुम्हारा हस्ताक्षर प्ले की हमने रीडिंग करवाई है अपने ग्रुप में। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मैंने कहा कि सर, आपने रीडिंग करवाई है, ये मुझे पता ही नहीं। तो आपने एक बार भी मुझे, अगर, और ये करीबन 1 साल पहले की बात थी, आप मुझे एक सूचना दे देते तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता कि तुम्हारे नाटक की रीडिंग हो रही है। तो वो ऐसे ही हंस के बोले कि तुम्हें इंट्यूशन नहीं हुआ क्या। मैंने कहा क्या नहीं बात। हुआ सर, नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा है, बढ़िया लिखे हो, ठीक लिखे हो। अभी उसके शो की तो कोई योजना नहीं है, लेकिन उसकी रीडिंग मैंने बाकायदे करवाई है वहाँ पे। फिर उसी में उन्होंने मुझे एक प्ले लिखने के लिए कमीशन किया। वो दौर था जब ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी। तो ऐसा माहौल था उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि युद्ध मैं टॉपिक देता हूँ, युद्ध पर तुम एक प्ले लिखो। फिर मंच हबीब के साहब लिए। ने एक मंच के मंच के लिए। लिए। जी। जी जी जी। तो युद्ध के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसा करके वो जितने प्रतिभागी लोग थे उन सब के बीच एक चर्चा रखी। एक एक करके सब लोग बताने लगे। कई सारे लोग देशभक्ति वाला भाव से युद्ध को उन्होंने डिस्क्राइब किया, लेकिन हबीब साहब ने ये कहा, फिर उन्होंने एक स्पीच दी कि युद्ध जो है वो सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि सीमा पे लड़ा जाता है युद्ध और उसमें सिर्फ सैनिक ही मरते हैं। युद्ध से पूरी आर्थिक स्थिति खराब होती है और बहुत दूर तक उसका असर होता उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर है। पड़ता है, उस इम्पैक्ट राष्ट्र पर पड़ता है। पूरे जी देश जी पर जी। पड़ता है, पूरे समाज पर पड़ता है, जी जी पूरी जी। आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है, और गरीब तबके तक उसका असर जाता है। तो उन्होंने जो स्पीच दी वो मुझे बहुत ही प्रभावित की उस स्पीच ने। और फिर कहा कि कितने कितना समय लोगे योगेश इस नाटक को लिखने में। 2 हफ्ते का तो वर्कशॉप थी, और 3-4 दिन बाद उन्होंने ये कमीशन किया था प्ले लिखने को। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, लिख लूंगा, 4-6 दिन में लिख लूंगा। तो वहां तो ये सब होता और रात में
मैं उस प्ले को लिखने के उसमें लगता। फिर ये लगा कि एक बहुत थॉटफुल ये प्ले है जिसमें विचार ज्यादा है, और ये कैसे किस फॉर्मेट में मैं लिखूं, क्या मैं स्टेज के डिजाइन क्या करूं, कि उसमें ये सारी बातें हो जाएं, और वो स्टेज फिक्स भी ना हो कि सिर्फ उतने में ही सब कुछ सीमित हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि वो हो सकता है वो बोझिल हो जाए। ये सारी चिंताओं से मैं वो था, तभी एक कहानी याद आई। अच्छा, एक चीज आप कहानी बता दीजिए जी। मत, लेकिन क्योंकि मैं वो फिर जो हम्म। मेरी जिज्ञासा है उसको मिस करूंगा। तो पहले तो फिर रेडियो नाटक और मंच नाटक, इसका डिफरेंस, इसका अंतर कैसे, टेक्निक में कैसे आपको पता चला कि मंच के लिए कैसे लिखना चाहिए? देखिए ना, रेडियो नाटक और मंच नाटक में जो रंगमंच के लिए लिखा जाता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जी जी। तो ये तकनीक आपको कहाँ से मिला? आप तो विज्ञान के छात्र थे और बैंक में नौकरी में लगे थे, और अचानक फिर आपको इतना बड़ा एक्सपोजर मिला आपको। हबीब तनवीर साहब के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने आपको इतना बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट दे दिया। तो कैसे कॉन्फिडेंट हो गए आपकी, आपको रंगमंचीय तकनीक से आप वाकिफ है, आपको पता है वो? जी, लेकिन इस हबीब तनवीर साहब के प्रोजेक्ट के पहले मेरी एक पुस्तक छप चुकी थी जो लघु नाटक थे, और वो सारे के सारे मैं रेडियो नाटकों का मंची रूप मैंने दिया था। तो मंची में ये मैंने कल्पना की, और कुछ नाटक जब मैं बाहर कभी गया, भोपाल गया, दिल्ली आया, तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं मंच नाटक देखूं। तो उस पे मुझे ये अनुभव थोड़ा बहुत मिल गया था, क्योंकि हस्ताक्षर प्ले टोटली मंचीय नाटक है, वो रेडियो नाटक पहले नहीं था, वो सीधे मैंने मंचीय नाटक ही उसको लिखा था। और वो बॉक्स पैटर्न पर एक प्ले था। तो जो आपने प्रश्न किया रना साहब कि फर्क क्या है, फर्क क्या महसूस हुआ मुझे, तो दोनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। रेडियो नाटक भी बहुत शक्तिशाली है इस मामले में कि वहां हमें मंचीय सज्जा से हमें मुक्ति है। दूसरा, हम रेडियो नाटक के माध्यम से हम जमीन पर, आकाश में, पाताल में, कहीं भी हम दृश्य बना सकते हैं। और उन ध्वनि जो म्यूजिकल इफेक्ट्स या कि साउंड इफेक्ट्स के माध्यम से हम कहीं भी जा सकते हैं, और कई छोटे छोटे दृश्य भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि श्वास का जो प्रभाव होता है, हम्म। वो वो रेडियो के डायलॉग्स बोलने में बहुत इम्पैक्ट डालता है, बहुत सही बात इम्पैक्ट है। डालता है। जी जी जी। तो लेकिन अब जब मंची नाटक की बात आती है, तो वहां मेरे सामने यही समस्या आती थी कि मैं रेडियो में, चूंकि मेरा टारगेट रहता था कि आधे घंटे का नाटक लिखना है, आधे घंटे में एक दृश्य, अधिक से अधिक 5 या 6 मिनट का या 10 मिनट का, अधिक से। लेकिन इतने में भी हम लोग कई दृश्य डाल देते हैं, क्योंकि हम्म। 6 मिनट 10 मिनट तक लगातार बातें करना रेडियो नाटक में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बोझिल हो रहा है। तो जी जी। उसमें म्यूजिक म्यूजिक भी आ जाएगा, कई साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे, परिवेश के इफेक्ट्स आ जाएंगे, इस तरह से उसको रोचक बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और दृश्य परिवर्तन जल्दी जल्दी होते हैं। लेकिन मंच पे इतने जल्दी हम नहीं कर सकते हैं। तो कई सारी बातों को वहां पे एक ही सीन में हमें डालना होता है, एक ही सीन में। हम्म। और वो तनाव क्रिएट करना पड़ता है, जो हम रेडियो नाटक में कभी लास्ट में हम ले आते हैं उस तनाव को, या कि शुरू में थोड़ा सा डाल देते हैं उसका वो, ताकि रोचकता आए। तो मंची नाटक में तो वो हमें थ्रू आउट उसको हमें को रखना पड़ता है, ताकि एक रोचकता बनी रहे, और संवादों में भी वो चुस्ती, वो तीखापन, और क्या कहेंगे उसको, एक तेज धार जैसे संवाद
उसमें रखने चाहिए, ताकि हर संवाद भी आपका रोचक हो और इम्पैक्ट डाले उसका। तो ये फर्क लगा मुझे। और पात्र, सबसे रैना साहब, मैंने अपने अनुभवों से ये जाना कि अब कोशिश मैं करता हूँ अपने नाटकों में कि कोई भी पात्र 1-2 मिनट के लिए पूरे नाटक में ना आए। वो ऐसा महत्वपूर्ण होना चाहिए हर पात्र कि उसके न रहने पर कहीं ना कहीं कोई कमी हो या नाटक की पूर्णता में कमी आए। तो हर पात्र को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए नाटक में, और और समय मिलना पर्याप्त चाहिए, समय मिलना स्कोप चाहिए, समय मिलना चाहिए। स्कोप मिलना चाहिए उसके कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये इस तरह से पात्र संख्या कम से कम हो, ये जाना मैंने थिएटर से। और पात्रों की जो दोबारा एंट्री होती है हम्म। रेडियो नाटक और मंचीय नाटक में, ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि बहुत बड़ा रेडियो फर्क नाटक में हम 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, जब आवाज में थोड़ी सी बुढ़ापा आ जाता है, आ जाती है, मैच्योरिटी आ हम्म। जाती है, वो अगला दृश्य है। तो हम जस्ट 5 या 10 सेकंड के म्यूजिकल अंतराल के बाद हम अगला सीन हम डाल सकते हैं, या फ्लैशबैक्स इजिली इजिली हम ले आ सकते हैं। लेकिन मंच पे उतना समय होना चाहिए कि हम उस आर्टिस्ट को बूढ़े का मेकअप करा सकें। हाँ, सही बात। 10 साल या 20 साल बाद का वो कोई है, दृश्य आने वाला है, तो उतना गैप, उतना समय पर्याप्त मिलना चाहिए। ये भी एक अच्छे नाटककार को समझना चाहिए कि इतना हम समय दें उसके लिए। ये नहीं कि पर्दा गिरा और जस्ट पर्दा फिर उठा कि वो बूढ़े के रूप में आ गया। तो इतना ऐसा भी नहीं संभव होना नहीं है, चाहिए, इतना समय नहीं है। ऐसा जी जी संभव जी। नहीं है। जी। दूसरी चीज मैंने ये देखा, जाना कि प्लेबैक सिंगिंग थिएटर में अच्छी बात नहीं होती है। हम्म। जो कैरेक्टर हैं वही गाएं। क्या बात है, ये बहुत तो अच्छी बात कही वही आपने। गाएं। जी जी। जी जी। तो अ, अब ये नाटक लिखते लिखते कभी कभी गीत भी लिखने पड़ते हैं, और नाट्य गीत कुछ अलग ही तरह के होते हैं। वो तो खैर, वो तो अलग है, नाट्य तो गीत है या जी, अलग अलग जो प्रकार है हाँ, नाटकों की शैली हाँ, जो है। जी जी जी। वो उनका तेवर ही अलग होता है। नाटक में जो गीत प्रयुक्त होते हैं, उनका कुछ तेवर ही अलग होता है। तो हम्म। उससे भी धीरे धीरे परिचय हो रहा है। पर अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं जानता मैं। जब भी कुछ नया लिखने होता है तो बहुत मुश्किल पड़ती है, समझ नहीं आता कि कैसे इतना लिख लिया। लेकिन सरल नहीं लगता है कुछ भी अब भी लिखना, ऐसा अच्छा, एक लगता चीज है। बताइए योगेश जी, जी, ये बताइए कि जब आपको लगा, आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि आप चाहे आकाशवाणी के लिए, रेडियो के लिए, या चाहे रंगमंच के लिए, आप अब नाटक लिख सकते हैं, एक अच्छा नाटक दे सकते हैं, क्या उन दिनों हिंदी या और किसी भाषा के नाटककार को आप उसको पढ़ते थे? आप कौन सा नाटक ज्यादातर आपको अच्छा लगा उन दिनों? मैं मैंने उसको ना, उसका बहुत सारे। तार थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ उस चीज के साथ। जी, 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 जी। मैं नाटकों की किताबें बहुत पहले से ही मंगाने लगा था, और नाटकों को पढ़ा करता था। और सिर्फ मन मन में नहीं पढ़ता था, उनको बोल कर पढ़ता था। अकेले बैठकर उनको बोल कर पढ़ता था। जैसे मैं रेडियो में बोलता हूँ, नाटक का पाठ करता हूँ, या अकेले में मंच में मैं बोल रहा हूँ, इस ढंग से मैं बोल कर वो करता था। तो उस समय मेरे प्रिय नाटककार मोहन राकेश, और ये गिरीश कर्नाड, भीष्म साहनी, ऐसे ही बड़े बड़े जो लेखक उस समय थे, तो उनकी किताबों को मंगवा के, और इस तरह से मैंने छोटी एक करीबन मेरे पास कम से कम 700-800 किताबें होंगी, जो नाटकों की ही किताबें हैं। वो सब मंगवा के मैंने सारे नाटक मैंने पढ़े। तो बहुत सारे नाटक मुझे प्रभावित किए, बहुत सारे नहीं भी प्रभावित किए। तो उन नाटकों को पढ़कर भी मैंने सीखा, जाना कि नाटक की भाषा क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, शैली क्या होती है नाटक की? शैली क्या होती है।
जी जी जी। और फिर उसके बाद कई संगत भी कुछ लोगों की अच्छी मिली, जिनके कारण भी सीखा जाना, उनकी किताबें मंगवाई, तो उससे भी। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ भी लिखा है जो बहुत ही उच्च कोटि का है, ऐसा नहीं लगता मुझे। नहीं, वो तो खैर आपका आपका बड़प्पन है, आप उसको उस रूप में लेते हैं। लेकिन जब शुरू शुरू में आपके नाटक फिर आकाशवाणी से आने लगे और फिर रंगमंच पर भी होने लगे, हबीब साहब की तो बात अभी अधूरी रह गई, उसको भी लेंगे हम। तो जब अपना ही नाटक आप रेडियो से सुनते थे या रंगमंच पर हम्म। देखते थे, तो आपको कुछ ऐसा लगता था कि मैंने मोहन राकेश को पढ़ा है, मैंने गिरीश कार्नाड के नाटक पढ़े हैं, मैंने बादल सरकार के भी लिए होंगे, हो सकता है, जी हाँ, पढ़ा पढ़ा। या विजय तेंदुलकर विजय के लिए तेंदुलकर, होंगे। जी हाँ। विजय तेंदुलकर, बहुत सारे ऐसे नाटककार जिनको हम बिल्कुल हम्म, आधुनिक शैली के नाटककारों में लेते हैं। हम्म, मोहन राकेश ने तो हम्म, खैर 4-5 नाटक जो दे दिए, बहुत जबरदस्त नाटक दिए, विशेषकर जो रेडियो से तो हुए हैं, लेकिन हम्म, खास करके जो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, और फिर जी आधे जी। अधूरे, तो इन्होंने हम्म, तो नाटकों की ट्रेंड ही चेंज कर दी, एक हम्म। नई दिशा दे दी नाटकों को। तो आपको लगा फिर बाद में कि थोड़ी सी छाप या थोड़ा सा प्रभाव मेरे नाटकों में यहाँ पर आ रहा। मैं एक आपको एक आत्मविश्लेषण के रूप में आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ। और ना मुझे कहीं से ऐसा कोई रिएक्शन मिला कि ये छाप है, ऐसा कहीं नहीं। तो इसको तो मैं अपना वो मानता हूँ, क्या कहूँगा, कमी मान रहा हूँ कि काश मुझ में ऐसी थोड़ी सी छाप आ जाती मोहन राकेश की, तो ऐसा लगता कि हाँ, उनके जैसा ये प्ले आया है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाया और ऐसा हुआ नहीं। अ, हाँ, ये है कि एक मैंने रेडियो, ये बात सही कही आपने कि पढ़ने पर कहीं अवचेतन में उसका असर आ जाता है और वो हाँ, दबा पड़ा ये रहता बात है। मैं जानना चाह रहा था। जी जी जी। ये बिल्कुल सही आपने कहा है और इसका एक अनुभव हुआ है मुझे। मैंने एक रेडियो नाटक लिखा था जिसमें एक किशोर उम्र का लड़का है। वो क्रिकेट का बहुत शौकीन है। वो पढ़ने में उसका मन नहीं लगता और वो खिड़की से कूद के भाग जाएगा और क्रिकेट खेलने लगेगा। और माँ बाप टेस्ट मैच या कि वनडे मैच वो देख रहे हैं और खूब खुश हो रहे हैं, लेकिन लड़के को वो कहा करते हैं हमेशा कि पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। तो इस तरह से है। फिर लास्ट में वो लड़का क्रिकेटर ही होता है। हम्म। वो क्रिकेटर ही होता है। वो इंजीनियरिंग वगैरह में ये सब माँ बाप हार गए उसको इंजीनियरिंग कर, वो लेकिन वो क्रिकेटर ही हो जाता है और वो सफल क्रिकेटर होता है। क्या बात तो है। ये तो सफल होता है। और ये जब नाटक लिखा और बना, इस पे नाटक बना, मैं बहुत खुश था। फिर वो किसी ने कमेंट किया कि ये तो थ्री इडियट की कहानी हो गई। ओ, देखिए। अच्छा 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 अच्छा। तब मुझे लगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं उससे प्रेरित तो है, मतलब कहीं ना कहीं अवचेतन उससे में कभी प्रेरित है। सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन में में है। रहा है। हाँ, बिल्कुल मैंने सबकॉन्शियस एक्सेप्ट माइंड किया में कि वो रहा है। थ्री इडियट, वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने 2-3 बार उसको देखी थी। लेकिन कभी ये लिखते वक्त मेरे ध्यान में नहीं रहा कि मैं उसकी कॉपी करूं या ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो कहीं अवचेतन में वो बसा रहा। तो इसका असर होता है। तो अच्छा, फिर खैर आप तो लिखते रहे, और जो आपका 2002 में जिसको आपको मोहन राकेश पुरस्कार भी मिला है, मुझे अमृता चाहिए, तो जी क्या जी। विशेषता रही इस नाटक की? थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में बैकग्राउंड बता दीजिए। क्यों पुरस्कार मिला इसको? कैसे ये भिन्न था आपका नाटक दूसरे नाटकों से? अ, देखिए, इस नाटक को मैंने अपने एक व्यक्तिगत तकलीफ के कारण इस नाटक को लिखा। जब रीवा में थिएटर मैं शुरू करने लगा तो यहाँ लड़कियां नहीं मिलती थी उसमें रोल करने के लिए।
और आमतौर हम्म। पे ये चूंकि मिडिल क्लास सिटी है, छोटी छोटा शहर है, तो यहाँ पे यही माना जाता था कि ये नाटक नौटंकी इनमें लड़कियां सर नहीं सर ये भेजेंगे, नहीं समस्या पढ़ते। तो जब हम भी नाटक करते थे कश्मीर में, हमारे साथ भी ये वो समस्या आती थी जी जी कि जी। फिर कभी कभी बहुत मजबूरन क्या करना पड़ता था, किसी पुरुष को लड़की बना के करवाना पड़ता था। हाँ। बहुत ऑड लगता था, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी में करते थे। या कोई ऐसी लड़की बोल्ड होती थी जो परिवार में हम्म, ये कहती थी कि मेरी रुचि नाटकों में है और मैं मंच पर आना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से ये इस समस्या का समाधान मिलता था। खैर, आप अपनी बात जी। जारी रखिए। जी तो जी। वो अ, मैंने सोचा क्यों ना इसी पे एक नाटक लिखें, क्योंकि मेरा ये मानना था कि नाटक से तो व्यक्तित्व का विकास होता है। तो और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नाटक करने के दौरान इस तरह से ओछी गतिविधि होती हो। मुझे व्यक्तिगत रूप से कभी ऐसा नहीं लगा कि माहौल खराब रहता है, लड़कियों के लायक नहीं रहता है, ऐसा भी नहीं लगा। तो फिर मैंने इसी पे लिखा कि एक थिएटर से कैसे एक बहुत ही डिमोरलाइज्ड लड़की, जो कि एज जिसकी ज्यादा हो रही थी और वो घर में बंध गई थी, और माँ बाप भी हार चुके थे, तो लगता है इसकी अब शादी हम नहीं होगी। जो भी लड़का उसे देखता वो नापसंद कर देता, क्योंकि वो डिमोरलाइज हो गई थी पूरी तरह की। अब कईयों ने मुझे नकार दिया है, तो मैं सुंदर नहीं हूँ। यद्यपि वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो बहुत ही डिप्रेस्ड थी। उसको बाय चांस, या कि उस पे ऐसा उसकी एक सहेली की दीदी कहती है तुम आओ हमारे पास, आओ हमारे यहाँ आओ, और वो थिएटर में जरूरत पड़ती है एक लड़की की, उसमें उसको रोल देते हैं। फिर उसी रोल के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का कायांतरण होता है। वो एक ऐसा रोल रहता है जिसमें आधे में तो वो विजया ही रहती है जैसी वो है, लेकिन उसके बाद वो अमृता में बदलती है। तो वो विजया से अमृता में कायांतरण उस रिहर्सल के दौरान उसमें प्रवेश होने लगता है। तो बस इसी को पॉइंट आउट करते हुए मैंने इस प्ले को लिखा था। बहुत हल्की फुल्की कहानी है, जिसमें हास्य भी है, नाटक ग्रुप भी है, नाटक के अंदर नाटक भी है, और घर का माहौल है। तो क्या बात है, क्या बात। शायद इस कारण से हो। तो यद्यप उसमें मुझे सांत्वना पुरस्कार मिला था ये 2002 में, मुझे अमृता चाहिए को, लेकिन मुश्ताक काक जी ने अ, उसका फिर मंचन किया था। ये जो संस्था है, साहित्य कला परिषद की ओर से 4 नाटकों का मंचन हुआ था, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये सांत्वना वाले, इन सबको का मंचन हुआ था वहाँ श्री राम सेंटर में। तो वहाँ मुश्ताक काक जी ने किया था और बेहतरीन शो ओहो, किया क्या था। बहुत और बढ़िया। उस मुश्ताक खाक साल साहब तो खैर, उनका क्या जी, कहना है। जी जी जी। और उस साल के बेस्ट प्रोडक्शंस में वो था, जो दिल्ली में मंचित हुए नाटकों में। तो फिर कई हम्म। उसके शो हुए। जी जी। तो इस तरह से अब संयोग कहिए जो भी कहिए, मुझे अमृता चाहिए ही अब तक इसको लगभग 20, मेरी नॉलेज में 20 डायरेक्टर्स खेल चुके हैं इसको, ऑल ओवर क्या इंडिया। बात है, क्या बात है, क्या तो बात है। इसी ने मुझे थोड़ी सी पहचान दिलाई है, जो भी है। तो अच्छा, यद्यप अब हम कई वो, लोग जी, अब हम वो जी। सूत्र लेते हैं जहां पर आपने वो हबीब तनवीर साहब ने जो आपको युद्ध पर नाटक लिखने के लिए कहा था, उस सूत्र को हाँ थोड़ा सा अभी फिर वापस पुनः हम लौट आएंगे वहां पर। तो फिर वो नाटक तैयार हो गया था आपका? कितने दिनों में आपका नाटक तैयार हो गया? हाँ, वो 3-4 दिनों में मैंने लिख लिया। और जब उसका वर्कशॉप का समापन हुआ, तो यद्यपि मैंने जब नाटक लिखा, तो पहले ही उन्होंने कहा कि योगेश, इसका सामूहिक वाचन कराया जाए या तुम अकेले करोगे। तो मैं चूंकि रेडियो आर्टिस्ट था, तो मैंने कहा कि मैं अकेले चाहता हूँ। कि ठीक है, करो। तो अकेले मैंने उसका वाचन किया, और क्या काफी बात वो है। प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि वेरी गुड, तुम एक्टर भी हो, वेरी गुड। और फिर लास्ट में जब उसका समापन हुआ, तो उन्होंने वो जो चीजें प्रस्तुत बनी थी उस नाट्य कार्यशाला के दौरान, तो युद्ध जो उस नाट्य कार्यशाला के नाट्य लेखन कार्यशाला के दौरान लिखा गया कमीशन प्ले था, उसका एक प्रेजेंटेशन हुआ। और वो भी हम्म। मुझसे ही उन्होंने उसका वाचन करवाया। और उसी में अपने ही पुतले मेरा एक प्ले है, छोटा सा प्ले था उस वक्त, तो उसका उन्होंने मंचन करवाया था।
उस नाट्य लेखन कार्यशाला के प्रतिभागियों से अच्छा, मुझे अभिनय कराते मतलब हुए। जी 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 हाँ, जी जी वो जी आए जी। थे तो लेखन सीखने, लेकिन वहां पे उनसे एक्ट करा के उन्होंने उसको, आधे पौन घंटे का प्ले था, उसको उन्होंने तैयार करवाया था। अच्छा, और किन तो निर्देशकों के, निर्देशक के जो ड्रामा के हैं, नाटकों के हैं, हम्म, विशेषकर रंगमंच पर किन से आपकी मुलाकात हुई और किन के निर्देशन में आपके नाटक फिर रंगमंच पर प्रस्तुत किए गए, जो बहुत ही जिनका जी नाम है, बहुत ही प्रतिष्ठित निर्देशक जो है? जी, रैना साहब, ये इसमें मुझे साहित्य कला परिषद नई दिल्ली जो है, जहां मैं जब भी मौका मिलता था मैं उसमें ताजी स्क्रिप्ट भेजा करता था। मतलब उसकी और विशेष भूमिका रही है इसमें? भूमिका इसलिए रही है कि अगर मेरा नाटक पुरस्कृत हुआ तो वो उनकी तरफ से अच्छे निर्देशकों को दी जाती है स्क्रिप्ट, कि ये क्या लीजिए, बात है! आप इसमें स्क्रिप्ट का चयन कर लीजिए और आपको शो करना है। हम्म। तो अगर मैं, हो सकता है मैं बड़े डायरेक्टर्स, क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर का हूँ, यहाँ पे रहता हूँ, कोई दिल्ली में या कि भोपाल में भी नहीं रहता, तो ऐसे किसी को बहुत प्रभावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर डायरेक्टर की एक जिच होती है, उनके ऊपर एक सनक सी होती है कि मुझे ऐसा नाटक चाहिए, ऐसा नाटक चाहिए। और वो हम्म। जब तक वैसा नाटक नहीं करेंगे तब तक दूसरे स्क्रिप्ट्स पे उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो ये साहित्य कला परिषद से मेरे 3 नाटक जो पुरस्कृत हुए, तो पहला तो मुझे अमृता चाहिए, तो मुश्ताक काक जी से परिचय हो गया मेरा। क्या बहुत अच्छी, जी जी फिर जी जी। फिर दूसरा नाटक हुआ जो पुरस्कृत हुआ, केशव लीला राम रंगीला। तो हम्म। केशव लीला राम रंगीला को बंसी जी ने तैयार बंसी किया, कौल। बंसी कौल जी ने। क्या बात है! बंसी अब रहे कौल जी, नहीं वो, अब तो रहे नहीं वो, अब हाँ, तो अब रहे नहीं, पिछले दिनों स्वर्गवास हो बहुत ही गए। दुख जी है। जी। बहुत ही तो दुखद, बंसी जी जी। कौल जी ने उस नाटक को सेलेक्ट किया कि हाँ, मैं इसको करूंगा। तो जब भोपाल आए तो उन्होंने मुझे फोन किया कि योगेश जी, आप आ सकते हैं क्या भोपाल, आपसे डिस्कशन करना है, आपका प्ले हम कर रहे हैं। हम हम्म। बिल्कुल आएंगे। फिर गए वहां पे, उनसे मुलाकातें हुई। तो बंसी जी, अब वो प्ले जो है, रत्ना साहब, मुझे बहुत हैरानी होती है कि केशव लीला राम रंगीला प्ले के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि बंसी कौल जी इसको डायरेक्ट करेंगे। क्या बात है! लेकिन क्या बात जब है! लेकिन जब उन्होंने उसको खेला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये उन्हीं के लिए, क्योंकि उनकी एक विदूषक शैली है, एक अलग ही शैली जी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा लगा कि जैसे ये नाटक उन्हीं के लिए लिखा गया हो। इसीलिए तो उनको तो पसंद आ गया होगा वो। तो वो और भी कुछ 2-4 गीत और भी लिखवाए उन्होंने, वो मैंने लिखे। लेकिन वो लगा कि बिल्कुल इसी के लिए, इसी ग्रुप के लिए ही ये प्ले था। तो वो हुआ। तो बंसी कौल जी से बहुत ज्यादा खुला मिला तो नहीं था, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, लेकिन चूंकि मेरा एक नाटक उन्होंने खेला, तो इसलिए मेरी क्या उनसे थोड़ी रिस्पॉन्स सी रहा, कितना बातचीत। वो बहुत सफल रहा होगा वो? खैर, बंसी कौल जी ने जिसका निर्देशन किया है, आ, स्वाभाविक है कि वो तो नाटक बहुत ही जी, इसका इसका पहला चर्चित शो, रहा होगा। जी जी जी, इसका पहला शो दिल्ली में ही हुआ, जी जी मोहन राकेश नाट्य समारोह में। जी जी। और फिर उसके बाद सेकंड शो इसका भोपाल में हुआ। क्या बात लेकिन है! उन्होंने इसको अपने रेगुलर, जो उनकी जो रिपर्टरी है, रंग विदूषक, उस ग्रुप का, उसमें इस नाटक को और ज्यादा खेला नहीं उन्होंने। यद्यपि बहुत मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ समस्याएं आ रही हैं उस नाटक के साथ, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ने क्या सोचते हैं, क्या क्या लेकिन क्या कुछ तकनीकी समस्या थी, या ट्रीटमेंट या भाषा की समस्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, वो हाँ, कंटेंट की बात रही हो। क्योंकि ओके ओके। जो जी जी केशवलीला राम रंगीला का जो कंटेंट है, वो एक शाश्वत किस्म का कंटेंट उसमें, वो जो कंटेम्पररी जो सटायर्स वगैरह होते हैं, ये बहुत कम थे उसमें। और वो धूर्तों पे एक कथा है, धूर्तों की, कि एक धूर्त जी को जी। दूसरा धूर्त कैसे धूर्त बनाता है, तो इस तरह से। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ भी कारण हो, मैं तो उसे यही मान रहा हूँ कि वो शायद उनके रेगुलर नाटकों के लायक वो नहीं था। बहरहाल, उस नाटक के बहाने
उनसे संपर्क हुआ। फिर तीसरा नाटक पुरस्कृत हुआ, चौथी सिगरेट। तो ये बहुत ही होनहार डायरेक्टर दानिश इकबाल जी को मिला, डॉक्टर दानिश इकबाल, जो एनएसडी में है इस आकाशवाणी समय। में जो थे वही वाले? नहीं नहीं, वो नहीं है। अच्छा अच्छा। ये डॉक्टर अ, दानिश इकबाल युवा हैं, और ये एनएसडी में है इस समय। अच्छा, इस समय है एनएसडी में? जी जी। क्योंकि एक दानिश इकबाल तो जो हमारे आकाशवाणी में थे, फिर बाद में वो जामिया मिलिया इस्लामिया में गए, वो भी रंगमंच से जुड़े हैं। एक दानिश इकबाल हैं जो अभी जो फिल्मों में आ रहे हैं, जिनका जिनका अभी हाँ, एक कोई सीरियल आ रहा है अभी। और एक दानिश शायद इकबाल ये की वही बात है। आप, वही है क्या? नहीं, ये वही है, वही जो फिल्मों में आ रहे जो फिल्मों में हैं। वो अभी उनकी 35 एक वेब सीरीज आ रही है उनकी वेब एक। सीरीज, मेरी हाँ, अभी ऐसा दो कुछ है। दो तीन दिन पहले उनसे बात हुई थी। वो भी जी। मेरे कार्यक्रम में आ रहे हैं अगले सप्ताह, वो संभवतः। यंग हैं, तो 35 जी जी 40 के जी बीच जी के जी हैं जी दोनों। जी 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 जी। तो बहुत अच्छे हैं। जी, अच्छा, तो फिर उन्होंने किया इसको? उन्होंने किया, अच्छा। और बहुत अच्छा किया, जी चौथी जी जी। सिगरेट। और हाँ हाँ। उस नाट्य समारोह में काफी लोग उससे प्रभावित हुए, उस नाटक से। फिर उसके बाद पुणे की एक टीम है, स्वतंत्र थिएटर, अभिजीत चौधरी हैं वहाँ पे। वो स्वतंत्र थिएटर जो है, वो पूरा हिंदी थिएटर करता है वहाँ पे। तो जी पूरे मराठी क्षेत्र में वो हिंदी की अलग जगह जगाए हुए हैं वो लोग। जी जी। और उन्होंने चौथी सिगरेट का किया, अभी हाल में किया था। तो इस तरह से ये हुआ। फिर जो आपने बात की थी ना, कि ये बड़े और डायरेक्टर्स से कैसे संपर्क हुआ, हम्म। तो एक और बहुत बड़े डायरेक्टर से मेरा संपर्क हुआ। वो हैं संजय उपाध्याय जी। क्या बात है! वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में डायरेक्टर जी जी थे जी जी जी। उस बीच में। तो उन्होंने एक नाट्य लेखन कार्यशाला आयोजित की, नए नए लोगों को सिखाने के लिए। तो 7 7 दिन का वो था। तो उसमें एक 7 दिन मुझे मिले, बुलवाया। तो मुझे ये लगा, मैंने उनसे एकांत में पूछा कि आपने मुझे कैसे बुला लिया, क्योंकि हम्म मैं खुद ही कोई बहुत परिपक्व नाटककार तो हूं नहीं। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं है भाई, आप हैं, और मध्य प्रदेश के आप हैं, और मध्य प्रदेश के प्रमुख नाटककारों में हैं, इसलिए बुलाया है। तो खैर, तो वो काम हुआ, इससे संपर्क बढ़ा। फिर एक आनंद रघुनंदन रैना साहब, आपको शायद पता हो, सन 1830 में आनंद रघुनंदन नाटक लिखा गया था ब्रज में। और यहाँ के जो उस समय राजा थे, उन्होंने लिखा था, विश्वनाथ, महाराज विश्वनाथ सिंह ने। जी जी। और वो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। क्या बात है! हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, जो कि ब्रज भाषा में था। उस वक्त जो खड़ी बोली है, उसका ठीक से विकास नहीं हुआ था। जी जी तो उस नाटक को, चूंकि हमारे रीवा का वो प्ले था, रीवा में पैदा हुआ वो नाटक, तो उस नाटक को मैंने उसको थोड़ा सा संक्षिप्त करके, कि इसको 2 घंटे में पूरा हो जाए, और उसको रखे हुए था मैं। तो मैंने संजय उपाध्याय जी को दे रखा था उसकी एक कॉपी, कि कभी विचार आए तो करिएगा। तो एक बार उन्होंने बुलाया कि हमें आनंद रघुनंदन करना है, इसे आप बघेली में कर दीजिए, कितना टाइम लगेगा। हम्म। मैंने कहा, जितना आप दे सकें, अगर आप 3 दिन भी देते हैं, 3 दिन में मैं करूंगा, लेकिन 8 10 दिन अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो बस उसका बघेली रूपांतरण किया। और फिर बहुत ही बढ़िया शानदार नाटक खेला संजय जी ने। फिर उनसे एक रेपो बना, और आगे और भी काम हुआ, और अरे, भी लिया था उन्होंने। बातचीत के दौरान मुझे एक चीज का ज्ञान हुआ आपकी बातों से, जी कि देखिए क्या होता है, दो चीजें हैं। या तो आपने इतने सारे नाटक लिखे, तो खुद आप निर्देशकों के पास जाके कहते हैं कि भाई ये मेरा नाटक लीजिए, इसको भी मंचन करिए। लेकिन आपकी बातों से ये पता चला कि आपको बुलाया गया, आपके नाटक पढ़े गए, और चाहे चाहे हबीब तनवीर साहब ने आपको बुलाया, चाहे आपको हाँ। दूसरे जो थे डायरेक्टर, उन्होंने आपको बुलाया, आप आइए।
आपका नाटक, बंसी कौल जी ने आपको बुलाया। तो कहने का मतलब है कि इतना इम्पैक्ट आपका बन गया था, इतना आपने इसमें अपना यश कमाया था, इसमें कोई संदेह नहीं। और साथ साथ में आप आकाशवाणी के लिए भी लिखते रहे और रंगमंच के लिए भी लिखते रहे। तो आपका कभी मन नहीं हुआ कि आप भी एक कलाकार के रूप में, हालांकि आप बैंक में सर्विस में थे, सेवा में थे, बैंक से समय मिलना बहुत मुश्किल था, तो कभी कभी रंगमंच पर काम करने का भी कुछ रुचि रही आपकी खुद जी स्वयं? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल रही है। और आ, मेरा एक रंग समूह हो गया था किसलय नाम का, उसमें कई नाटक खेले हमने। फिर उसके बाद वो ग्रुप टूट गया, तो फिर दूसरा ग्रुप बना। उस बीच में करीबन कई नाटकों के मंचन किए हम, और निर्देशन किया। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि ये अब आगे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लेखन में मुझे ऐसा लगा कि लेखन मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, और थिएटर में बहुत झंझटें होती हैं, बहुत तामझाम होता है, और वो सब करने की स्थिति नहीं थी। तो अब लगभग वो थिएटर करना छूट गया है। कुछ एक्ट भी किया है कुछ नाटकों में, तो इस तरह से चला। तो अच्छा ये बताइए कि इतने सारे निर्देशकों के साथ आपको काम करने का मौका मिला, आपके नाटकों पर उन्होंने काम किया, तो त्रिपाठी जी आपको क्या अनुभव रहा आपका कि जो निर्देशक होता है उसका कितना हस्तक्षेप होता है किसी के नाटक को रंगमंच करने में? मतलब कितनी लिबर्टी वो ले सकता है आपके मूल लेखन को? क्या वो कुछ, जैसे क्या अनुभव रहा आपका, क्या उसमें कुछ, जैसे कहा कि योगेश जी यहाँ पर हम ये जरा सीन इस तरह से इसको एनेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप या इस तरह से आप इसको लिखिए और इस तरह से हम करेंगे, तो आपका क्या अनुभव है इसमें? एक निर्देशक कितना से लिबर्टी ले बहुत सकता है और लेता जी, है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने सर। इसमें बहुत सारे अनुभव मुझे मिले हैं, और कई बहुत अच्छे अनुभव हैं और कुछ बुरे भी अनुभव हैं। अच्छा निर्देशक जब हमारी स्क्रिप्ट लेगा, तो वो बेशक वो अच्छा ही करेगा, वो अच्छा करेगा, क्योंकि वो उसका नाम ज्यादा जुड़ा हुआ है उससे। स्क्रिप्ट मेरी है, लेकिन वो मंचन उसका है, तो वो हमेशा अच्छा करेगा। और अच्छे जो निर्देशक होते हैं वो कम से कम उसमें चेंज ले आते हैं। वो पहले अनुकूलन करते हैं अपना, कि हम स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से समझ लें, क्या बात और अच्छी तरह से वो स्क्रिप्ट समझते हैं, और उसके बाद वो करते हैं। हबीब जी से मैंने ये सीखा था, जाना था, कि जो फालतू की चीज है वो हटाओ। नाटक में, नाटक के स्क्रिप्ट में जो भी फालतू की चीज लग रही है, वो हटाते जाओ, हटाते जाओ। भले ही वो नाटक बिल्कुल छोटा हो जाए, हो जाने दो, लेकिन हटाओ उसको। जो उनके काम का नहीं है उसको हटाओ। ठीक है। वो ऐसा करते थे। जो चौथी सिगरेट दानिश इकबाल जी ने किया, इतनी बढ़िया एडिटिंग की, क्योंकि ये जो साहित्य कला परिषद का जो स्क्रिप्ट मंगाते हैं ये लोग, तो उनकी एक वो बंदिश रहती है कि कम से कम 60 पेज का नाटक होना चाहिए, और उसका ड्यूरेशन पूरा 90। जो पूरा हाँ, फुल स्केप पेज जो है, हाँ, हाँ, फुल A4 स्केप साइज पेज में। का जो, जी जी जी, हाँ, 60 पेजेस का होना चाहिए। और ऐसा नहीं मतलब कि फॉन्ट लगभग बहुत बड़े लगभग कर दें। लगभग 90 मिनट्स का, 90 मिनट का नाटक तो 90 मिनट्स। मिनिमम होना ही चाहिए, होना चाहिए। जी जी जी, जी, जी। जी जी जी। तो कभी कभी क्या होता है कि उस 60 पेज को करने के लिए नाटककार उसमें बहुत अनावश्यक चीजें भरता है, और मैं भी ऐसा करता हूँ। जब भी वहां भेजता हूँ, तो वहां हम्म। जानबूझकर उसमें कुछ डायलॉग्स और बढ़ाता हूँ, और करता हूँ, और करता हूँ। तो ताकि इसका ड्यूरेशन अवधि बढ़ जाए। हाँ, ड्यूरेशन कम ना होने पाए, 60 पेजेस जी। का हो जाए। और ऐसा हाँ नहीं कि हाँ। उसमें डबल स्पेस हम छोड़ के करें, ऐसा नहीं नहीं। नहीं नहीं, सही बात है। सामान्य रूप जी से 60 पेजेस जी का जी हो जाए। तो जी जी। एडिटिंग बहुत अच्छी चीज है, एडिटिंग होनी चाहिए नाटकों में। और हाँ, कोई चीज नई जोड़नी हो, तो थोड़ा नाटककार से तो संपर्क करना चाहिए। हम्म हम्म नाटककार से संपर्क करना चाहिए, जी जी। कि
यहाँ पे हम एक सीन डालना चाहते हैं, क्या आप लिख सकते हैं ऐसा? और ऐसा डालने से हाँ, ऐसा इम्पैक्ट ठीक आएगा कि नहीं आएगा? बहुत 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 जरूरी बात कही आपने। जी जी। क्योंकि जो भी ये माइलस्टोन प्लेस जो हुए हैं, मोहन राकेश ने लिखे हैं और लोगों ने लिखे हैं, इन्होंने हमेशा डायरेक्टर के साथ बैठ के लिखा है। डायरेक्टर से इनकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग रहा करती थी कि इन्होंने सुधारा है, तब ये फाइनल जो ड्राफ्ट आ रहा है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, वो तब का है जब डायरेक्टर ने वैसा खेला। और हम अपने बिना हम किताब छपवा देते हैं या कि फाइनल स्क्रिप्ट हो जाती है और वही सब जगह पहुंच जाती है, फिर डायरेक्टर, कोई अच्छा डायरेक्टर खेलता है उसको, तो वो अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत चेंज करता है। तो अगर फाइनलाइज होने के पहले, बुक शेप में आने के पहले, अगर कोई अच्छा डायरेक्टर उसको प्ले कर ले, तो वो उस हम्म। स्क्रिप्ट को सामने आना चाहिए। ये ज्यादा अच्छा होता है। और कई अनुभव ऐसे भी हुए हैं कि ऐसे भी डायरेक्टर्स मिले हैं जो पहले से ही सोचे रहते हैं कि नहीं, हमें तो ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, उसके बाद स्क्रिप्ट आई तो उसको वैसा ही करेंगे। तो ऐसे भी आपने होते हैं। कभी कभी लगा आपको कि आप भी खुद अपने नाटकों का निर्देशन करें तो उससे, क्योंकि आपने खुद लिखा है, आपको मालूम है कि मेरे नाटक का मूल रूप क्या है, तो उसी के अनुसार आप का निर्देशन हुआ है? कुछ कुछ कई नाटकों का किया है आपने, क्या रहा है ऐसा? हाँ, ऐसे छोटे नाटक हैं जैसे नुक्कड़ का हुआ, या छोटी अवधि का नाटक हुए, उनको मैंने किया, जो अब मेरे खुद के हैं, जो मेरे खुद के हैं। सिर्फ एक थोड़ा बड़ा नाटक था, देह तजों की तजों कुल कहानी। देह तजों की तजों कुल कहानी, वो मेरा ही लिखा हुआ था। और ओरछा की राजनर्तकी प्रवीण राय पातुर पर था। उस वो एक फुल लेंथ प्ले जो मेरा खुद का लिखा हुआ था, वो मैंने किया था। और वो भी चूंकि कहा गया था मुझसे कि प्रवीण राय पे एक नाटक लिखिए और करिए, इसलिए मैंने उसको किया था। लेकिन मेरा पूरा रोमांच जो है वो फिर मेरे ही नाटक, अपने ही नाटक को खेलने में फिर नहीं रहता। जिस रोमांच से मैं गुजर चुका हूँ उस नाटक को लिखने में, उसको फिर खेलने की मेरी रुचि नहीं रहती। लेकिन हाँ, मेरे नाटक को कोई खेल रहा है तो उसको देखने की रुचि रहती है। उससे मैं देखूं एक बार, और कहाँ क्या गड़बड़ है या कि कहाँ क्या हो सकता है, वो मुझे पकड़ में आए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक मंचन में जरूर देखूं अपने किसी नाटक का। अच्छा, योगेश जी ये बताइए कि अब देखिए आजकल जो सिनेमा है या जो जी। टेलीविजन पर जो नाटक आते हैं या फिल्में आती हैं, अ, आपको क्या लग रहा है व्यक्तिगत रूप से, जो रंगमंचीय नाटक जिस रूप में होना चाहिए, उसमें अपनी देखिए ना, उसमें अपनी सीमित सीमाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। और फिल्म में आप कुछ भी डालिए, गाना डालिए, आप दूर से पहाड़ को दिखाइए, नदी को हम्म। दिखाइए, आदमी को डूबते हुए दिखाए, पहाड़ पे चढ़ते हुए, मतलब कुछ भी संभव है। तो जी जी अब क्या होता है ना कि इस आकर्षण में और इस जबरदस्ती में नाटककार भी इतना प्रभावित हो जाता है कि भैया कुछ ऐसे सीन इसमें इंक्लूड किए जाएं, ऐसे मिलाए जाएं, ताकि और थोड़ा सा ये प्रभावित करे दर्शकों को। और इस, तो फिर क्या होता है कि उसका जो रंगमंच का जो मूल तकनीक है, जो इसका अपना टेक्निक है, उसमें जी थोड़ा जी। सा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है। तो एक हम्म। लेखक के नाते, एक नाटककार के नाते, आपको लिखते समय कितना दिमाग पर प्रेशर रहता है कि भैया मुझे ताकि ये एक उस टक्कर का नाटक बने कि मुझे उसमें ऐसी तकनीक की चीजें डालनी है ताकि वो संभव हो पाए और रंगमंच पर खेला जा सके। रैना साहब, इसमें मैं ध्यान नहीं देता हूँ। अगर मेरे नाटक में ऐसी कोई जरूरत है तो वो निर्देशक जाने, वो कैसे करेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। टेक्निक की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता है, मुझे कथ्य की तरफ ही रहता है। बल्कि यूं कहें कि नाटक की रोचकता बनाए का प्रेशर जरूर रहता है, कि नाटक रोचक हो,
शुरू से लेकर आखिर तक बोर न होने पाए, कहीं दर्शक उठकर जाने न लगे, इसका दबाव रहता है। बाकी और अभी तक यही अच्छी बात है कि अभी ये प्राइवेट सेक्टर वाले नाटक को फाइनेंस नहीं करते, क्योंकि दर्शक मास में तो मिलते नहीं कि 1,000 2,000 की भीड़ हो, 5,000 की भीड़ हो, 10,000 की भीड़ हो, वरना स्पॉन्सर से मिलने लगेंगे, फिर अपने ढंग का वो नाटक लिखवाने लगेंगे, फिर उनका दबाव आने लगेगा कि भाई ऐसे पॉपुलर किस्म के नाटक खेलो तो हम आपको पैसा देंगे, और फिर हम सब उधर ही झुक जाएंगे फिर। तो ये एक अच्छी बात है कि अभी नाटक बचा है इस बाजारवाद से, हम्म। और इसीलिए वो अभी थोड़ा सही बात भी कर रहा है नाटक। अभी वो सही बात कर रहा है, अभी इसमें गालियों का प्रवेश नहीं हुआ है। जैसे गाली भी आजकल एक ऐसी चीज हो गई है कि वेब सीरीज में और फिल्मों में गाली डालो, लोगों को पसंद आती है, गाली डालो। अभी तो एक दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक बड़ी अच्छी नाटक की पत्रिका में मैंने टेक्स्ट में गाली मैंने देखी, टेक्स्ट में। अब वो बड़ी रेपुटेड पत्रिका है, उसमें जब टेक्स्ट में गाली देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो फिर मैंने उनको मेल किया कि आपकी इस पत्रिका में पहली बार मुझे गाली का शब्द मिला है, और ये बहुत दुख हुआ है इतनी पुरानी और प्रतिष्ठित पत्रिका में। तो नाटक को इन सब से बचाए रखें तो बहुत अच्छी बात है, हम सबका फर्ज है कि ये खराबियां ना आने पाए नाटक में। बहुत अपनी अपनी राय दी आपने इसमें। अब जी एक और मेरे मन में जी एक उत्सुकता है ये जानने की। अब जी एक समय ऐसा था योगेश जी, जब वो दौर था जब एक तरफ मोहन राकेश, मराठी में विजय तेंदुलकर, बंगला में बादल सरकार, गिरीश कार्नाड, इस तरह से बड़े बड़े नाटककारों ने इतने जबरदस्त धमाके वाले नाटक दे दिए और धूम मच गई चारों तरफ, और नाटकों की दिशा ही बदल गई। और उसके हम्म। बाद एक आपको लग नहीं रहा, महसूस नहीं हो रहा, एक नाटककार के रूप में आपसे जानना चाहूंगा, एक खामोशी सी आ गई। और विशेषकर हिंदी में ऐसे नाटक क्यों नहीं आते हैं? ये थोड़ा सा मुझे, आते हैं लेकिन जिस तरह से आने चाहिए, आपकी क्या राय है इसके बारे में? बात तो सही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ अच्छे नाटक लिखे गए हैं। अ, माड़ी मधुकर हुए, स्वदेश दीपक हुए, कोर्ट मार्शल, बहुत ही बेहतरीन प्ले है कोर्ट मार्शल। और फिर आगे भी लिखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी छवि जो इन लोगों ने, या कि ऊंचाई भी कही है कि इतने ऊंचे ये बने, ये नाटक हुए जिनको बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने तरह तरह तरीकों से खेला, वो क्या कहेंगे, वो क्लाइमैक्स हमारे इन नाटकों को, दूसरे नाटकों को नहीं मिला है। तो अ, थोड़ी सी कोशिश और प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए, तभी अच्छे नाटक सामने आएंगे, वरना मीडियोकर किस्म के नाटक तो बहुत सारे लिखे जा रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन जब तक एक अच्छी टीम, नाटक की रचना भी एक डायरेक्टर के संपर्क में, जो जो नाटककार, जैसे बड़े बड़े नाटककार हुए हैं, तो ये हमेशा अच्छे डायरेक्टर्स के संपर्क में रहे हैं, और थॉटफुल भी, थॉट के लेवल पर भी ये नाटक बहुत, चिंतन के लेवल पे बहुत फेमस हुए हैं। अब अंधा युग जैसे, देखिए, रेडियो नाटक था, बेसिकली रेडियो नाटक हम्म, होता, हम्म, उसमें ऐसा वो सब निकल आया कि खुद धर्मवीर भारती ने ही लिखा कि ये मैं कैसे लिख गया, किसने मुझसे लिखा लिया, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये कैसे क्या हो जाता है समझ नहीं आता। कुछ युग वाली भी बात है कि वो एक दौर था जब ऐसे महान नाटक लिखे गए, और उसके बाद अब ऐसा कुछ दौर आया है कि शायद
वैसे नाटक अब भी लिखे जाएं तो वो उतने महत्व न पाए। ये भी हो सकता है, सेम उस ढंग के उस लेवल के नाटक लिखे जाएं तो वो हो सकता है वो महत्व मिल ही ना पाए। क्योंकि मुझे शुरू से नाटकों में रुचि थी, मैं बहुत फॉलो करता जी जी। आया। बहुत सारे ऐसे नाटक योगेश जी रहे हैं कि जो पहले रेडियो में आए हैं, आकाशवाणी से प्रसारित हुए हैं, हम्म, आकाशवाणी के नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में, और फिर उसको देखा कि कुछ सालों बाद रंगमंच के लिए उस नाटक को लिखा गया, चाहे किसी भी भाषा में हो। अब देखिए, हम्म, पगला घोड़ा जैसा नाटक जो है बादल हम्म। सरकार का, उसको रेडियो से प्रसारित हुआ है, वो आकाशवाणी अच्छा, के ये अखिल मुझे भारतीय मालूम नहीं। कार्यक्रम हुआ है, आधे अधूरे अच्छा अच्छा। हुआ है। या गिरीश कार्नाड का ये जो था हाईवादन नाटक, वो भी रेडियो से प्रसारित हुआ है और मंच पर भी खेला गया है, जिसमें आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये नाटक रेडियो से भी हुए हैं। चलिए, रंगमंच पर तो बहुत बातचीत हुई। अब मैं आप थोड़ा सा केंद्रित करना चाहूंगा कि जो आकाशवाणी के लिए आपने कुछ नाटक लिखे जिन पर आपको आकाशवाणी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। एक नाटक उसमें जो था आपका, वो था शत्रुघ्न 2002 जी में, जी और दूसरा जी था लकड़ी का पुल, जो जी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड में मिला है संभवतः आपको, लसकॉल अवार्ड जो है, जी जी उसके जी अंतर्गत जी। आपको प्राप्त हुआ है। तो पहले, सबसे पहले लकड़ी का पुल का क्या है, ये कैसे आप प्रेरित हुए, क्यों, कैसे लिखा आपने? कश्मीर जब बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, और वहां सेना पूरी मदद कर रही थी, सबको निकाल रही थी, वो सब कर रही थी। उसके बाद भी जब सेना के प्रति वहाँ लोगों का कुछ ऐसा कृतज्ञता भाव नहीं आया, या कि वैसे ही बना रहा, कुछ नहीं हुआ, तो मन बहुत दुखी हुआ। और उस समय मैंने यही सोचा कि एक नाटक के रूप में मैं इसको करूं। तो हमारे उस नाटक में लकड़ी का पुल, अच्छा, कश्मीर कश्मीर पर मैंने बहुत साहित्य पढ़ा है, बहुत सारा साहित्य। मुझे कहीं भी कश्मीरी पंडितों पर जो आघात हुए, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वहां पे, और उस पे बहुत कुछ लिखा है, एक दो आर्टिकल्स भी मैंने लिखे हैं। तो वो मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। तो मैंने एक काल्पनिक एक कहानी गढ़ी, और ये कि एक लकड़ी का पुल है। ये मुझे मालूम था, मेरे अवचेतन में बसा हुआ था कि वहाँ कई एक छोटे छोटे लकड़ी के पुल हुआ करते हैं। तो जितने भी पुल हैं वहां पर, वो सब लकड़ी के बने हुए हैं। मतलब तो इस तरह से। जी जो वितस्ता नदी है, वो जी शहर जी के बीचों बीच में बहती है। एक साइड भी हम्म, बस्ती है, दूसरी साइड भी, और दोनों साइड को लकड़ी के पुल जोड़ते हैं। यानी फर्स्ट ब्रिज, हम्म, सेकंड ब्रिज, थर्ड ब्रिज, फोर्थ ब्रिज, इस तरह से अलग अलग उनको नाम, फिर नाम तो है उनके, अमीरा कदल, हब्बा कदल, जना कदल, इस तरह से। हम्म, कदल मीन्स पुल। जी। लेकिन अच्छा पहले अच्छा। तो वो नंबर से भी जाने जाते थे, फर्स्ट हम्म, ब्रिज, सेकंड ब्रिज। और हम्म, अधिकांश सब जितने भी पुल हैं, वो लकड़ी के जी। बने हुए हैं, और उसके ऊपर ट्रैफिक भी चलता है, लोग भी पार करते हैं, या इस साइड इस तरफ आना हो या उस तरफ जाना हो। जी जी तो अ, इसी भावना से मैंने उस प्ले को लिखा जी जी। और लिख कर रखे था। तभी जो शत्रुघ्न के हमारे जो प्रोड्यूसर थे उस समय आकाशवाणी के, अब अभी हाल में रिटायर हो गए हैं, मोहन धनराज जी। जी मोहन जी जी। धनराज जी इस समय पैक्स थे यहाँ पे आकाशवाणी रीवा में, और वो प्रोड्यूसर थे शत्रुघ्न प्ले के, और मैं राइटर था। क्योंकि हमें वो प्राइज मिला था, तो जाहिर है कि मोहन धनराज जी जब यहाँ से ट्रांसफर होके बनारस गए और उनको मौका मिला, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया फोन पे कि कोई स्क्रिप्ट भेजिए, अच्छी स्क्रिप्ट दीजिए, भेजेंगे पुरस्कार के लिए। तो मैंने कहा एक ऐसा है लकड़ी का पुल, कि भेजिए। उन्होंने वहां से भेजा, आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति वो रही, और वो फिर पुरस्कृत हो गया, उन्होंने सूचना दी मुझे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उस विषय पे
मैंने एक प्ले लिखा और वो पुरस्कृत हुआ। बहुत ही और ये शत्रुघ्न जो है, ये शत्रुघ्न शब्द जो है ये कोर्ट मार्शल नाटक से मैंने लिया था। कोर्ट मार्शल जी नाटक जो स्वदेश दीपक का है उसमें जी जी जी। शत्रुघ्न शब्द आया। ये शत्रुघ्न शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शत्रु की उपस्थिति की गंध, कि क्या यहाँ कहीं बात है, क्या शत्रु है। बात तो ये फिर एक एक जैसे यहीं पे एक बात होती है कि हमारे सब्जेक्ट्स कहाँ से मिलते हैं, नाटकों के है। सब्जेक्ट्स कहाँ से आते हैं। तो आसपास की घटनाओं से आते हैं, अखबारों से आते हैं, और मित्रों की बातचीत से निकलते हैं। टीवी से भी आ सकता है, टीवी न्यूज से भी मिल सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ एक खबर मुझे मिली थी अखबार में कि एक 70 साल के बूढ़े ने आत्महत्या की पंखे से झूलकर, हम्म। जबकि उनके 2-3 बेटे यहीं रहते थे इसी शहर में, अलग अलग अपनी पत्नी पत्नियों के साथ, और वो माता पिता अलग रहते थे एक घर में, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस घटना ने मुझे आहत किया और फिर मैंने इसी पर एक प्ले लिखा जिसमें बैकग्राउंड मैंने बदल दिया। वो बैकग्राउंड ये छोटे शहर का नहीं रखा, किसी बड़े शहर का रखा, ले क्योंकि वहां भी ऐसी ही बातें आया करती थी ना कि अकेले माँ बाप हैं, बूढ़े बुजुर्ग दंपति हैं, और कोई उनका मर्डर करके चला जाता है। वो बहुत आतंकित रहते हैं, डरे रहते हैं, और उनकी इकलौती संतान या दोनों संतानें या जितनी भी हो संतानें सब बाहर हैं, विदेश में कोई है, कोई कहीं है, लेकिन वो अकेले। तो इस बुजुर्गों के अकेलेपन पर वो शत्रुघ्न था, और कश्मीर की त्रासदी पर लकड़ी का पुल था। ये दो जो पुरस्कृत नाटक हुए। तो जी। आपके नाटकों पर बातचीत हुई, रंगमंच के बारे में हुई। तो योगेश जी, और क्या क्या रुचियां रही हैं आपके? देखिए ना, संगीत है, कला है, पेंटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो नाटक जी। लिखने के अतिरिक्त क्या कभी कविता कहानी लिखने का मूड नहीं बना? नहीं, कहानी कहानी एक दो लिखी थी पहले की, लेकिन अब मैं कहानी नहीं लिखता हूँ। और कविता तो नाटक से जुड़ी चीज है। नाटक में कभी कभी कविता का उपयोग होता है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ, अगर सुनाइए आप जरूर, इजाजत आपका दें तो, आपका स्वागत है। जो एक नाटक में प्रयुक्त हुआ है। जी जी जी। शत्रुघ्न का है। जी जी जी। क्या बात। शत्रुघ्न में जो हमारे नायक और नायिका हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, वो दोनों आशु कविता किया करते हैं। अकेले हैं, उनकी हॉबी है समय काटने के लिए एक पंक्ति वो बोलेंगे, एक पंक्ति वो बोलेंगे, इस तरह से आशु कविता किया करते हैं। तो आखिर में जब वो निराश हो जाते हैं कि जिस लड़के को उन्होंने पेइंग गेस्ट के रूप में रखा था, ये सोचकर कि बेटे की कमी महसूस शायद अब कम हो, और वो पेइंग गेस्ट, वो प्यारा लड़का भी छोड़कर उनको उनको चला जाता है, हम्म। तब वो एकदम से टूट जाते हैं और आखिरी समय पे कहते हैं कि चलो रचें एक कविता। संध्या बोलती, ये क्या कर रहे हो? गोपीनाथ कहता है, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता हूं, हो सकता है किसी के काम आए। तो शुरू करें? हाँ, कोई संशय तो नहीं? कोई संशय नहीं। तो फिर चलो आज फिर से रचें एक कविता। तो दूसरी वो बीवी कहती है, आखिरी, इसके बाद कभी नहीं। हाँ, आखिरी, ठीक उसी तरह जैसे कभी पिरोया था हमने जीवन की लड़ी में खुशियों को। संध्या बोलती है, आज हम पिरोएंगे मौत के धागे में बची खुची चंद सांसों को। शुरू करो। नेवर, लेडीज फर्स्ट। ओके। ख्वाबों में देखी एक सूरत,
और फंसा लिया दिल के पिंजरे में। घर बसाने की चाहत, अपनी दुनिया बनाने की चाहत, हाँ खड़ी कर ली अपनी इमारत कुछ गुनाहों की नींव पर। चाहा बहुत पाना फिर कभी खोने के लिए नहीं, फिर भी खोया बहुत। सब पाई एक नन्हे को पाकर, सब भूला एक नन्हे को पाकर। दिन रात सिर्फ उसकी ही चर्चा, कहाँ पढ़ाएं कहाँ कोचिंग कराएं। उसका अलग कमरा, समय पर खाना और दूध चाय। जैसे एक चित्रकार के प्राण बसते हैं बन रहे चित्र में, वैसे ही बसे थे प्राण हमारे उस नन्हे में। कहीं कोई रंग बिखर न जाए, कहीं कोई रंग छूट न जाए। कॉम्पिटिशन्स की तैयारी जैसे अपना ही हो कंपटीशन। जगना रात रात भर बेटे के साथ, लाना दूर दूर से किताबें, जो भी और जितनी भी महंगी। और एक दिन हम हो गए पास, हर जगह से बधाइयां, हम बन गए शहंशाह, विश्व विजेता। मैं जगत माता हुई और तुम जगत पिता। फिर आया वो भी समय जब वो पेंटिंग बिक गई। हाँ, एक मल्टीनेशनल ने खरीद ली वो पेंटिंग, जिसमें सिर्फ एक बेटा नहीं था, थी उसमें कुछ परंपराएं, कुछ बंधन, कुछ रिश्ते। सबका पेटेंट हो गया। एक सूनापन, अंधेरा, अंधेरे में एक आकृति डराने लगी। मैं जानती हूं वो तुम्हारे पिता नहीं संध्या। मेरे पिता कभी हैट नहीं लगाते थे। तो फिर भविष्य, शायद मेरा, शायद हम सबका भविष्य। तो फिर वो इतना बूढ़ा क्यों? जर्जर, आक्रोशित, हमसे भी ज्यादा। ये नीले पानी का गिलास, उठाते हैं दोनों एक एक गिलास, एक मेरा एक तुम्हारा, पीते हैं, लुढ़क जाते हैं, फिक्स, फ्रेम फिक्स हो जाता है और क्या पटाक्षेप क्या होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जी, सुंदर। तो आप ऐसे ही कविताएं लिखने आप पाठ भी बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया वाचन रहा है आपका, बहुत अच्छा। धन्यवाद। जी जी जी। तो ऐसे ही मौके मिलते हैं कभी कभी नाटक में गीत या कविता लिखने का, अच्छा, तो पिछले कोशिश करता हूँ। 2 साल में कहीं आना जाना नहीं हुआ, मंच पर कोई कार्य नहीं हुआ, अब आप बैंक से रिटायर भी हो चुके हैं, तो ये दोनों वर्षों में क्या कामकारी किया आपने? कितनी नाटक वाटक कुछ लिखे आपने? खास करके जी हाँ, जी हाँ। जब जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ, ये तो बहुत ही संकट काल शुरू हुआ, लेकिन रचनाकारों के लिए तो बहुत अच्छा इसलिए रहा कि उनको समय मिला लिखने के लिए, थोड़ी सी एकाग्रता आ गई। जी जी जी। इस लेखन विधा ने बहुतों को बचाया है, बहुतों को बचाया है। वो उसमें क्या कहते हैं, मन को मार कर चुपचाप बैठ कर नहीं रहे आए, और उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। डॉक्टर किशोर सिन्हा जी की तस्वीर अभी दिखी मुझे। हाँ, अभी और वो जुड़, मैं यही कहना चाह रहा था। उन्होंने क्या कि हाँ, आपके कई नाटक उन्होंने भागलपुर में कई जगहों पर उनका निर्देशन किया, वो मतलब रेडियो के लिए बनाए हैं उन्होंने। जी जी हाँ, जी हाँ। जी जी डॉक्टर सिन्हा जी ने बनाया है, कागज पे लिखी मौत मेरा प्ले उन्होंने किया, वहां पे रिप्रोड्यूस किया जी उन्होंने उसको। जी 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 जी। और ये थैंक यू देखिए, प्रेस ये टीवी। ये 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 कमेंट उनका था। योगी जी के हाँ, कई नाटकों जी का जी जी। मैंने रीवा, भागलपुर, पटना में प्रोडक्शन किया है। जी जी हाँ, जी हाँ। जी जी। और तो शायद फिर डॉक्टर जी जी प्रतिभा जैन जी, जी भी जुड़ी हैं इसमें। प्रतिभा जैन जी भी, मैं इसीलिए क्योंकि बीच बीच में आपको रोकना टोकना ठीक नहीं लगता है, जी, तो बार बार मैं इसको आपके स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले करता रहा। तो फिर ये जो कविता वगैरह लिखने का कोई न रुचि रही, न मौका मिला कुछ? अलग से नहीं लिखा सर, अलग से नहीं लिखा सर। अलग से नहीं मैं लिखा अपनी है।
मैं और अपनी सारी संगीत के खुशियां नाटकों में ही ढूंढता हूँ। नाटक, क्योंकि नाटक तो नाटकों आपका में ही पीछा तलाश कर। छोड़ेंगे नहीं, नाटक तो आपको तलाशते रहेंगे, आपका पीछा करते रहेंगे। ईश्वर करे आप और अच्छे अच्छे नाटक दें। और संगीत में कोई रुचि रही आपकी? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल संगीत में बहुत रुचि है। और तो नहीं, संगीत मैंने नाट जो मुझे ज्ञात जी, ज्ञात हुआ कि आप गाते भी बहुत अच्छा है। वो तो यूं ही है, ऐसा कुछ नहीं है। थिएटर में चूंकि मैं एक तरह से रंगकर्मी भी था, तो रंगकर्म करते हुए गाना बजाना उसमें थोड़ी सी शर्म चली जाती है, तो उस समय आदमी खुलकर गाता है और खुलकर ये सब पूरा। तो अ, अ, संगीत का तो बहुत बड़ा साथ है, संगीत और नाटक के बीच में बहुत संबंध है। जी और जी। बाद में मुझे ऐसे डायरेक्टर्स मिले जिन्होंने संगीत प्रधान नाटक मुझसे लिखवाए, ऐसे डायरेक्टर्स मिले। तो गीत रचना के वक्त मुझे कोई ना कोई धुन बनानी पड़ती है। क्या बात है, तब आपको उसमें म्यूजिक कंपोजर तब बनना पड़ता है। नहीं, 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 मैं कंपोजर नहीं हो सकता, लेकिन एक देखिए एक किशोर बेसिक सिन्हा क्या लिख रहे धुन। हैं, किशोर सिन्हा जी लिख रहे हैं, नाटक में संगीत होता ही है। वो तो है ही, स्वाभाविक है। जी, जी, नाटक में जब तक संगीत ना हो और हाँ, नाटकीयता ना हो तो तब तक नाटक पूर्ण कहाँ हो पाता है। जी जी। जी। और किसमें, पेंटिंग वगैरह में भी रुचि है आपके योगेश जी? नहीं ऐसी खास जिसको मैं कह सकूं कि हाँ रुचि है, ऐसा नहीं क्या बात है। है, क्या बात। अच्छा, पेंटिंग की वर्तमान में क्या क्या प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, कौन सा नाटक लिख रहे हैं आप? वर्तमान में मेरे पास अभी दो तीन ऐसे रेडियो नाटक हैं जिनको मुझे मंची रूप देना है, और उनमें मैं फंसा हुआ हूँ। उसको पूरा करना है मुझे। और कुछ पौराणिक संदर्भों को लेकर कुछ नाटक है, उसको उनको लिखना है। तो देखें कब तक क्या होता है। कुछ इन्हीं सब में है। अन्य 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 भाषाओं के नाटकों का कुछ अनुवाद वगैरह कार्य किया है आपने? कुछ ऐसा रहा है क्या? वो मौका मिला आपको, चाहे मंच के लिए या चाहे आकाशवाणी के लिए? अ, दूसरी भाषा से जैसे हिंदी का जो अनुवादित उसका है, जैसे कादम्बरी का, कादम्बरी मूल से नहीं बल्कि कादम्बरी का जो हिंदी अनुवाद है, उससे मैंने ड्रामेटाइज किया कादम्बरी को। ऐसे ही मृच्छकटिकम को किया है, अभिज्ञान शाकुंतल को किया है। क्या अभिज्ञान बात है। शाकुंतल हिंदी से बघेली में किया है, और उसका शो भी किया था। और आनंद रघुनंदन जो है उसको ब्रज से बघेली में किया। वेटिंग फॉर गाडो, उसके हिंदी संस्करण को उसको बघेली में किया। आपने बघेली में तो नाटक लिखे हैं, किशोर सिन्हा जी भी यही जी, कह रहे हैं। ये देखिए, कह रहे हैं कि आपने, योगेश भाई ने तो कई नाटक बघेली में भी लिखे हैं। जी हाँ, जी हाँ, मूल बघेली में भी लिखे। जी जी। अब और क्या क्या रह गया जो अभी अनकहा रहा इस बातचीत में, और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बातें तो देखिए ना योगेश जी, रंगमंच तो शुरू से मेरी बहुत वीकनेस, कमजोरी रही है। और ये बातचीत इतनी हाँ, लंबी ये हो, बात एक बात घंटा। ये कहनी थी, बात ये जी जी। कहनी थी कि कभी ऐसा हो कि आपका इंटरव्यू हम लोग लें। अरे राम राम राम, आप एक ऐसे बहुत बड़ी कैसे? हस्ती हैं, आप बहुत अरे बड़ी नहीं नहीं हस्ती हैं। नहीं आप नहीं, ऐसा आप नहीं नहीं। आपका इंटरव्यू होना चाहिए ना। अरे आप नहीं तो, साहब, देखिए देखिए, देखिए तो मैं आपको योगेश जी एक चीज बता दूं। पिछले साल से जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किए, ये श्रृंखला, तो मुझे, मैं जी, सही बता रहा हूँ, मुझे खुद आप जैसे मित्रों से मिलकर, आप जैसे, देखिए मैं अभी तक तो मैं आपसे परिचित नहीं था, नाम सुना जी, था आपका, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे आपके दर्शन हुए। कोरोना ने तो किसी का कहीं का छोड़ ही नहीं रखा है कि कहीं किसी के परिवार घर में जाके उनसे मुलाकात करें। अब थोड़ा बहुत खुल गए तो और कुछ भय सा फैलने लगा है कि आपको पता नहीं क्या हम्म, ओमिक्रॉन वगैरह आ रहा है। लेकिन इस हम्म, कार्यक्रम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। और मेरा इंटरव्यू तो देखिए, ऐसी बात तो है नहीं,
तो मैं अब नहीं, देखिए आप किशोर चूंकि सिन्हा। आपने श्रीनगर में रंगकर्म किया है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इस पे आपकी बात हम तक आनी चाहिए, हम सब लोगों तक। और दूसरी बात, आप इसके पुस्तकें हैं आपकी, और आपने लेखन कार्य किया है, और तो आपका भी आना चाहिए। तो ये जब चल, बातें होती हैं, तो इनमें आप हमारा तो पूछ लेते हैं, आप अपना नहीं बताते हैं। अब देखिए किशोर सिन्हा जी ने लिखा है, मैंने रैना साहब का इंटरव्यू किया है मैंने, तो वो तो किया ओह, उन्होंने। अच्छा एक डेढ़ अच्छा। घंटे का इंटरव्यू सिन्हा जी ने हमारा किया है। बहुत खुलकर जी उसमें जी। बातचीत हुई, रेडियो के बारे में, रंगमंच के बारे में, कविताओं के बारे में, और हम्म। बहुत कुछ अलग अलग विधाओं में थोड़ा बहुत जो लिखा है, थोड़ा सा उसमें किया है। कभी ईश्वर ने चाहा बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सिन्हा जी भी होंगे, आप भी होंगी, प्रतिभा जी भी होंगी, आशमा कौल जी भी होंगे, ये तमाम तमाम मित्र हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, उनके लिए क्या कहना ये चाहेंगे आप योगेश जी? मैं वो बात कह रहा था, अधूरी रह गई। जो जी सर। शत्रुघ्न नाटक है, जो अरे जी जी शत्रुघ्न जी। नाटक जो पुरस्कृत हुआ था, रेडियो जी नाटक, जी। जी जी। उसमें माँ की भूमिका में प्रतिभा जैन जी थी। अरे माँ वाह, की क्या भूमिका बात है, क्या बात है। प्रतिभा अब जैन उन्होंने मैडम ने उन्होंने किया ये था। जिक्र तो किया नहीं, आपकी तो खूब तारीफ कर रही हैं, लेकिन इस बात का जिक्र अभी है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी। तो जी जी जी। और उसको पुरस्कृत कराने में उसमें प्रभाव, उनका उनकी बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि उनका अभिनय बहुत मर्मस्पर्शी था। तो चूंकि यहाँ पे वो दर्शक के रूप में इस कार्यक्रम में है, इसलिए मैंने ये इसका जिक्र किया। और एक याद दिलाऊंगा डॉक्टर किशोर सिन्हा जी से संबंधित, कि जी जी एक मेरा प्ले था, सेल्समैन। सेल्समैन जी जी जी। सेल्समैन एक रेडियो नाटक मैंने लिखा था, और उसमें मैंने डॉक्टर सिन्हा जी से निवेदन किया था कि इसमें आप जो भूमिका है ये आप ही करिएगा। जी जी। किसी को बुक नहीं करना है, आप ही इसकी मुख्य भूमिका करिएगा। फिर वो बहुत डूब गए थे उस कैरेक्टर में, और बहुत अच्छा किया था उन्होंने सेल्समैन को। और बहुत साइकोलॉजिकल प्ले है, और उस प्ले को मुझे आगे और मंची रूप देना है, उसी में लगा हुआ हूँ। और देखिए क्या होता है, कैसे रूप चलिए, बदलता है बहुत वो बहुत नाटक। अच्छा। अब देखिए समय इतना निकल गया, पता भी नहीं चला। मुझे पता था कि बातचीत में बहुत सारी ऐसे बातें उभर के आएंगी योगेश जी। जब जब अंतरंग बातचीत होती है ना, एक अनौपचारिक जी। बातचीत होती है, तो उसमें फिर पता नहीं चलता कि समय का कितना वो हमने उपयोग किया है। लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला, बहुत कुछ आपसे जानने को मिला। और आप नाटकों के क्षेत्र में खुद अपने आप में बहुत अच्छे नाटककार हैं, और आपने रेडियो के लिए, देखिए, रेडियो के लिए लिखना एक अलग तकनीक है, और रंगमंच के लिए लिखना अलग है। अलग है। और इसमें दोनों में अंतर क्या है तकनीक के हिसाब से, उसका उसके तो आप पारखी हैं, उसके तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो मैं अपने मित्र जो हमारे इस बीच में जुड़े, उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप? आ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है आपके मार्फत। और अब कौन कौन जुड़े हैं अभी तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन उसके बाद अब मैं आप क्योंकि सबको। जुड़े तो बहुत सारे हैं सर। हाँ, सुधाकर अदीप जी भी लखनऊ से जुड़े थे, तो उन्होंने हालांकि अच्छा ये अच्छा जानना अच्छा। चाहा कि रेडियो और आकाशवाणी और रंगमंच के नाटकों में अंतर क्या है, लेकिन उस पर आप पहले बोल चुके थे। मैंने सोचा फिर जी उसका जी। पुनः, अब तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है मेरे फेसबुक पे। हम्म। और बाद में मैं आपसे निवेदन करता हूँ योगेश त्रिपाठी जी, कि कमेंट्स को आप पढ़िए, और आप अगर चाहें तो उन पर जी। अपना अपनी टिप्पणी दे दीजिए, उनका आप अपना उत्तर दे दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। सु, बहुत बहुत समय। सुधाकर अदीप जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका मैं फैन हूँ। और उनका मीरा जो उपन्यास है वो मेरे पास है, मैंने उसको मंगवाया था। जी जी और जी। उसको पढ़ा मैंने, काफी क्या अच्छे से बात है, पढ़ा क्या है। क्या तो बात है। आभार कि वो उन्होंने समय दिया इस प्रोग्राम के अब लिए। देखिए प्रतिभा जैन जी थैंक ने यू। क्या लिखा है, मैं तो लाजपत नगर की दुकान से सुन रही हूँ,
कहीं मार्केट में गई होंगी, वो लाजपत नगर की दुकान से ये कार्यक्रम सुन रही है आपका। प्रतिभा जैन जी को, हम डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब चूंकि कार्यक्रम अब बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुका है, तो अब हमें अपने मित्रों से अनुमति लेनी चाहिए। और आपका मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं योगेश जी। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छे से अच्छे नाटक लिखें आकाशवाणी के लिए, बाकी चैनल तो करते नहीं हैं, आकाशवाणी के लिए और रंगमंच के लिए आप बहुत अच्छे नाटक दीजिए, ताकि हमें उनको देखने के बाद हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद योगेश जी, नमस्कार। मित्रों, रचना धर्मिता कार्यक्रम में जो उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर प्रस्तुत कर रहे थे हम, इसमें प्रतिष्ठित नाटककार श्री योगेश त्रिपाठी जी रीवा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े थे, जिनसे हमने खुलकर उनके जीवन के बारे में, लेखन के बारे में, रंगमंच के बारे में, उनके नाटकों के बारे में और आकाशवाणी के लिए जो उन्होंने विशेषकर नाटक लिखे हैं उसके बारे में हमने खुलकर बातचीत की। अब इसी के साथ मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।